गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। देश में चर्चित नशे के कफ सिरप मालिक में वाराणसी की एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा किया। दवा के नाम पर जो जहर बेचा जा रहा था, उसे लेकर अब चौंकाने वाला सच सामने आया है। जांच के दौरान एसआईटी को कई अहम साक्ष्य मिले। इसी क्रम में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े फर्जी फर्म के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। सिंडिकेट के इस 2 मेंबर विशाल जायसवाल और बादल आर्या ने पुलिस और मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए सिंडिकेट द्वारा कैसे कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी, इसकी पूरी दास्तान बताई है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए किस तरीके से कफ सिरप के नाम पर लोगों को ये फंसाते थे अपने मकर जाल में। कफ सिरप सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। सिंडिकेट से जुड़े स्लीपर सेल गिरफ्तार। स्कूल वैन से हो रही थी बड़ी तस्करी। ड्रग विभाग ने किया चौंकाने वाला खुलासा। देश में चर्चित नशे के कफ सिरप मामले में वाराणसी की एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। दवा के नाम पर जो जहर बेचा जा रहा था, उसे लेकर अब चौंकाने वाला सच सामने आया है। जांच के दौरान एसआईटी को कई अहम साक्ष्य मिले हैं। इसी क्रम में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े फर्जी फर्म के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। सिंडिकेट के इन 2 मेंबर विशाल जायसवाल और बादल आर्या ने पुलिस और मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए सिंडिकेट की ओर से कैसे कफ सिरप की तस्करी की जाती थी, इसकी पूरी दास्तान बताई। पुलिस का दावा है कि विशाल जायसवाल और बादल आर्या के फर्म के नाम पर करीब 5 लाख से अधिक कफ सिरप की शीशी की तस्करी कर 7 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया। सूत्रों के अनुसार मामले में यह भी सामने आया कि विशाल जायसवाल और बादल आर्या सिंडिकेट में एक स्लीपर सेल की तरह काम करते थे, जिन्हें कफ सिरप की बिक्री और खरीद की जानकारी तो नहीं, लेकिन उनके फर्म के नाम पर की जा रही कफ सिरप की तस्करी से अर्जित पैसे का एक हिस्सा इनको सिंडिकेट मेंबर के द्वारा दिया जाता था। कितने दिनों से काम चल रहा था ये करीबन 1.25 साल से। 1.25 साल से। 6 महीने पहले पता चला। 9 महीने कहाँ थे भैया तुम? 9 महीने तक पैसा ले हमारे पास माल आया ना, वो हुआ तो हम क्या जानेंगे। अरे अकाउंट में ट्रांसफर होता था ना, अकाउंट में तुम्हारे पास पैसा आता था ना। पैसा क्या क्या के लिए? जब बिल काटता था वो बिल बताता था कि इतना बोतल कटा है, उस हिसाब से मैं पैसा दे देता था। ये बताता था कि इतना माल बिका है, इनको बेचे हैं और उसी का। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि गिरफ्तार हुआ विशाल जायसवाल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुका, जबकि बादल आर्या ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। बता दें कि विशाल जायसवाल के हरिओम फार्मा को सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल ने 4,18,000 शीशी कफ सिरप बेची थी, जिसमें काल भैरव ट्रेडर्स को करीब 1,23,000 कफ सिरप बेची गई।
माल हमें पता चला कि सिरप मंगाता था। तुम्हारा क्या रोल था? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपये जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। क्यों देता था? नहीं, कैश। दोनों फर्म पर शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स से कफ सिरप बेचने गए, लेकिन वो कफ सिरप केवल दस्तावेजों में बेचे गए और कफ सिरप बनारस के फर्म पर आने के बजाय कहीं और भेजे गए। जो बिल इनके फर्म के नाम पर होता, उसके एवज में विशाल जायसवाल और बादल आर्या को 30 से 40 हजार रुपए महीने शुभम जायसवाल सिंडिकेट मेंबर दिवेश जायसवाल से भिजवाता था। वाराणसी में एसआईटी के अध्यक्ष सरवण टी ने बताया कि वाराणसी में गिरफ्तार विशाल जायसवाल और बादल आर्या के फर्म कूट रचित दस्तावेज से खोले गए। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि दिवेश जायसवाल नामक व्यक्ति, जो गिरफ्तार हुए आरोपी विशाल जायसवाल के मामा का लड़का है, उसने ही विशाल और बादल आर्या को फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर लाइसेंस दिलवाने में मदद की और शुभम जायसवाल के सिंडिकेट से इनके फर्म को जोड़ा गया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले गए फर्म के लाइसेंस को लेकर भी बड़े सवाल ड्रग विभाग के अधिकारियों पर खड़े होने लगे। आरोपियों के अनुसार दिवेश जायसवाल ने सब सेटिंग किया था और लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद कुछ ड्रग विभाग के लोग आकर उनके फर्म की भी जांच की। वहीं शुभम जायसवाल को लेकर एसआईटी के अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक की जांच में शुभम जायसवाल देश से बाहर है। जो वीडियो उसने जारी किया वो सिर्फ जांच को भ्रमित करने के लिए जारी किया गया। हालांकि जांच में उसके द्वारा कही जा रही बातों को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि कफ सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के हाथ 3 आरोपी लगे हैं, जबकि लखनऊ पुलिस और सोनभद्र पुलिस ने अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह और शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है और इस पूरी सिंडिकेट के एपिसेंटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मकान की छत पर नवजात बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में कलयुगी मां ने अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मकान की छत पर नवजात बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह मकान की छत पर मृत हालत में मिली नवजात बच्ची को मां ने ही पड़ोसी की छत पर पटक कर मारा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्ची की मौत सिर की हड्डी 2 हिस्सों में टूटने और हाथ पैर में गंभीर फ्रैक्चर से हुई है। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्ची को जन्म के 1 घंटे के भीतर ही मार दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने बच्ची की मां को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में महिला ने पुलिस को गुमराह किया। उसने कहा बच्ची मृत पैदा हुई थी। घबराहट में उसे खाली प्लॉट में फेंकना चाहा, लेकिन वह पड़ोसी की छत पर गिर गई। लेकिन जब पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 5/12/2025 को थाना सिहानी गेट पर टीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राकेश मार्ग पर एक व्यक्ति के घर की छत पर एक नवजात बच्ची का शव प्राप्त हुआ है। मौके पर थाना सिहानी गेट की पुलिस गई और जांच के दौरान पाया गया कि झरना पत्नी बादल अपने बहन और बहनोई के पास रह रहे थे राकेश मार्ग पर ही, जहां उसे सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रसव उत्पन्न हुआ और उस बच्ची का जन्म हुआ, जिसे उसने छत से नीचे फेंक दिया। शव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएगी, जिसमें मल्टीपल इंजरीज की वजह से उसकी मृत्यु हुई पाया गया है। शव की डीएनए फोरेंसिक परीक्षण आदि कराया जा रहा है और पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है।
आरोपी महिला का नाम झरना है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। 1.5 साल पहले उसकी शादी बिहार के दरभंगा के बादल से हुई थी। बादल छोटे मोटे काम करके परिवार चलाता है। झरना शादी के बाद से ही बेटा चाहती थी। झरना जब गर्भवती हुई तो 5 महीने बाद उसने दरभंगा के एक निजी नर्सिंग होम में भ्रूण जांच करवाई। रिपोर्ट में सामने आया कि गर्भ में बेटी है। झरना किसी भी हालत में बेटी नहीं चाहती थी। उसने पति को इस बारे में नहीं बताया और खुद ही गर्भपात कराने की कोशिश की। डॉक्टरों ने मेडिकल वजहों से अबॉर्शन करने से मना कर दिया। गाजियाबाद के सिहानी गेट क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कलयुगी मां ने नवजात बेटी को पड़ोसी की छत पर फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद झरना ने कुछ रिश्तेदार महिलाओं से संपर्क किया और उनसे गर्भपात के लिए दवाइयों के बारे में पूछा। दवाइयां खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब उसने पति से कहा कि वह कुछ दिन बहन के पास जाना चाहती है। इस पर पति ने भी मना नहीं किया। 14 नवंबर को झरना गाजियाबाद पहुंची। उसकी बहन सविता सिहानी गेट इलाके के नेहरू नगर के राकेश मार्ग पर रहती है। यहाँ आकर झरना ने साफ कह दिया कि वह इस बच्ची को नहीं चाहती। इसके बावजूद किसी अस्पताल में डिलीवरी के लिए संपर्क नहीं किया गया। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राकेश मार्ग इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसकी छत पर एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 4 दिसंबर की रात झरना को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। बहन ने अस्पताल चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। 5 दिसंबर सुबह करीब 6 बजे घर पर ही बच्ची का जन्म हुआ। पुलिस पूछताछ में झरना ने बताया कि बेटी पैदा होने के बाद वह घबरा गई थी। उसे डर था पति को सच्चाई पता चल जाएगी। पुलिस तफ्तीश में निकलकर आया है, बंगाल की रहने वाली झरना नामक की महिला ने ही अपनी नवजात शिशु को पड़ोस की ही छत पर फेंक दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। इसी दौरान उसने छत से बच्ची को पीछे वाली खाली प्लॉट में फेंकने की योजना बनाई ताकि किसी को कुछ पता न चले, क्योंकि वहां सीसीटीवी भी नहीं था। लेकिन जब उसने बच्ची को छत से फेंका तो वह खाली प्लॉट की बजाय 20 फीट दूर पड़ोसी विनय रावत के घर की छत पर जा गिरी। वहां पानी की टंकी के पीछे बच्ची की लाश पॉलिथीन में लिपटी हुई मिली। विनय ने यह देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। दरअसल 6 महीने पूर्व ही झरना की शादी हुई थी और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट पहले से ही थी। तो इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए उसने नवजात को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची का शव देखने से साफ लग रहा था कि उसे कुछ ही घंटे पहले जन्म दिया गया है। इसके बाद फॉरेंसिक जांच करवाई गई और आसपास के घरों में पूछताछ शुरू की गई। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि पास के मकान में शंकर सेन उर्फ गणेश किराए पर रहते हैं और 27 दिन पहले उनकी साली झरना वहां आई थी, जो गर्भवती थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस झरना तक पहुंच पाई। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद झरना की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद मां की ममता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। आए दिन प्रदेश के तमाम इलाकों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से धर्मांतरण और शादी से जुड़े एक और मामले ने सबको चौंका दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कोई एक पक्ष गुनाहगार नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष गुनाहगार हैं। कैसे भाई, ये रिपोर्ट देखिए। 16 साल की नाबालिग लड़की हिंदू लड़की को बनाया मुसलमान। धर्मांतरण के बाद करवाया निकाह। बजरंग दल को मिली निकाह की सूचना। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन। बारातियों के बीच मच गया हड़कंप। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन प्रदेश के तमाम इलाकों से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं।
ऐसे में यूपी के शाहजहांपुर से धर्मांतरण और शादी से जुड़ा एक और मामला आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कोई एक पक्ष गुनहगार नहीं बल्कि दोनों पक्ष गुनाह के पात्र हैं। पूरा मामला शाहजहांपुर के सदर बाजार क्षेत्र के शाहबाज नगर के जनता मैरिज हॉल का बताया जा रहा है, जहां कक्षा 9 की 16 साल की युवती का निकाह मुस्लिम युवक से करवाया जा रहा था। बवाल तो तब हुआ जब इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई। दरअसल रविवार के दिन जनता मैरिज हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। दुल्हन ऊपर की मंजिल पर बैठी थी जबकि दूल्हा सेहरा बांधे हुए नीचे बैठा था। इस दौरान हिंदू संगठन के नेता राजेश अवस्थी पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और फिर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। इस पूरे खेल में नाबालिग हिंदू लड़की की मां भी शामिल थी। पुलिस को देखते ही निकाह में शामिल होने आए बाराती वहां से खिसकने लगे। लड़की के बारे में पूछने पर सभी ने चुप्पी साध ली। राजेश अवस्थी का कहना है कि 2-3 दिनों से नाबालिग हिंदू लड़की की शादी दूसरे समुदाय के लड़के से किए जाने की सूचना कार्यकर्ताओं से मिल रही थी। लड़की हिंदू है, नाबालिग है, जो एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की स्टूडेंट है। पहले तो बारातियों ने लड़की को मुस्लिम बताया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो लड़की की मां ने अपना नाम गुंजन सक्सेना बताया और अपनी बेटी को बालिग बताया, लेकिन मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र 16 साल निकली। साहिल नाम का मुस्लिम युवक उसे निकाह कर चुका था। विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर मुस्लिम दूल्हे के साथ नाबालिग हिंदू लड़की को जाने से रोका। पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे और मां सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कानपुर से एक और अंतर्राष्ट्रीय ठगी करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविन्द्रनाथ सोनी नामक आरोपी ने दुनिया भर के निवेशकों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठे। इस गिरोह ने दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, कनाडा, यूएसए, यूके के नागरिकों को निशाना बनाया। पीड़ितों में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी हैं और रेसलर द ग्रेट खली भी शामिल हैं। हम आपको बताएंगे पूरा माजरा है क्या, ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर पुलिस ने रविंद्रनाथ सोनी को 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान पुलिस को मिली जानकारी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया। आरोपी ने दुबई, जापान, चीन, यूएसए और कई अन्य देशों से निवेशकों से करोड़ रुपए ऐंठे। ब्लू चिप कंपनी और फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल कर वह लोगों को झांसा देता था। सर, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। हमने उसमें $1 लाख करीब का इन्वेस्टमेंट किया था 2024 में मार्च में, और वो भी हमारे किसी जान पहचान को, वो लोग काफ़ी समय से इसमें इन्वेस्टेड थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्लू चिप वाली जो है वो टाइम पे पेमेंट करती है, रिटर्न्स भी देती है एंड इसमें करने जैसा है। 2 महीने में ही हमको पता चल गया कि ये तो अभी उसकी ऑफिस बंद हो गई है। न्यूज़पेपर में वहाँ पर तो वो हल्ला गुल्ला हो गया, आर्टिकल्स छपने लग गए, वो ऑफिस बंद हो गए। उसके बाद हम बस ये सोनी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे, ढूंढने की कोशिश कर रहे, और उसके पीछे हम वहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए। हमने केसेस भी फाइल करने की कोशिश की कि ये कानपुर में पकड़ा गया है सोनी। तो हम लोगों ने एसीपी सर को और इधर कानपुर पुलिस स्टेशन में फोन करके इंक्वायरी की। हाल ही में दुबई से एक और पीड़ित कानपुर पहुंचा। उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मुलाकात कर अपने साथ हुई $1 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। एक के बाद एक जानकारी मिलने पर पीड़ित कानपुर पहुंचे। कानपुर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियों को जांच के लिए लिख चुकी है। सोनी जो हमारे जुडिशियल कस्टडी में है, इनके खिलाफ यहाँ कोतवाली में एफआईआर हुई थी और उस चेक डिसऑनर के केस में इनको पकड़ा गया था। और उसके बाद जैसे इनकी पकड़ने की सूचना सभी जगहों पर फैली, तो उसमें इंडियंस काफ़ी संख्या में जो चेन्नई और इसमें केरला में रहने वाले हैं और दुबई के कुछ इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताया गया कि इनके साथ इसने बहुत भारी ठगी की है। ये 2010 और 11 से
दुबई में है और वहां पर इसने एक ब्लू चिप कंपनी शुरू में खोली थी। करीब 12 कंपनी इसके द्वारा खोली गई हैं डिफरेंट नेम से, और उसमें ये इन्वेस्ट कराता था लोगों को, किसी को डबल करने के, कभी 20%, 30%, 40% का प्रॉमिस करता था। इनका वहां पर एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस था, इनके यहाँ एजेंट्स थे। इसका फुल ऑफिस होने के लोगों को ये मोटिवेट करते थे इन्वेस्ट कराने के लिए, और इसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं जिनके साथ इसने धोखाधड़ी करी है। खास करके उसमें ज्यादातर इंडियन है और कुछ जापानीज, मलेशियन, फ्रेंच, कनेडियन और यूएस के लोग भी हैं जिनके साथ इसने भारी मात्रा में अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कराया है। अभी तक ट्रैक जो हमने किया है तो उन्हीं लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो रिसीट्स हमारे पास हैं, करीब 970 करोड़ के आसपास का तो इसने लोगों का पैसा साइफन करा है डिफरेंट तरीके से। इसके खाते में पैसा आता था वो इमीडिएट जो है अन्य खातों में और क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता था। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को निशाना बना रहा था। फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान और सेलिब्रिटी नामों के इस्तेमाल से लोगों का विश्वास जीतता था। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने दुबई, यूएसए, जापान और कई अन्य देशों से करोड़ों रुपए ऐंठे। कानपुर पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की पहचान में जुटी हुई है। रिमांड में आरोपी से मिली जानकारी के बाद जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। गिरोह में और लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस उनके बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की गहन जांच कर रही है। पैसा जो इसके पास गया है उसकी राउंड ट्रिपिंग कराने के, लॉन्ड्रिंग करने के कुछ संकेत मिल रहे हैं, और कुछ संकेत ये मिल रहे हैं कि हवाला के थ्रू जो ये पैसा आता जाता था। तो इस पर पुलिस गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। हमने कोर्ट में इसके पीसीआर की एक रिक्वेस्ट करी है और संभवतः जो हमें पीसीआर मिल जाएगी जिससे हमें इसके जो पासवर्ड्स हैं इसके उनकी जानकारी मिल जाएगी, और इसके जो क्रिप्टो करेंसी में जो इसने पैसा ट्रॉन क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट करा है तो उस पे हमको कुछ ब्रेक थ्रू मिल पाएगा। इसके जो ऑफिस के लोगों के बारे में और गुनाह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।